इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। खबर सबसे पहले देहरादून से, जहां नारी शक्ति वंदन को लेकर के महिलाएं काफी उत्साहित दिखाई दी, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि 40 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 16 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में महिला वंदन अधिनियम पेश होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस अधिनियम को सभी दलों का पूरा समर्थन रहेगा और सभी इसमें सहयोग करेंगे। यह आधी आबादी को पूरा हक देने वाला ऐतिहासिक कदम है। आज संसद में 75 महिलाएं हैं और ज्यादातर महिला सांसद बीजेपी की ही हैं। अलग अलग अन्य हमारे पास योजनाएं हैं जिनके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का समाज में परिवर्तन किया है। अगर हम कहें कि हमारे जितने लाभार्थी हैं, अगर मातृ वंदन योजना की, तो देश भर में 4.5 करोड़ के करीब है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वो 5 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ लेती हैं। ऐसे ही हमारा उसके अगर पोषण की चिंता उन्होंने करी है, मतलब किसी की स्वास्थ्य की चिंता करना भी उन्होंने किया है। और उन्हें ये भी पता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी स्वस्थ पीढ़ी हो। वहीं अल्मोड़ा जिले की सड़कों की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर के विधायक मनोज तिवारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और खासतौर पर विधानसभा अल्मोड़ा और नगर क्षेत्र की जर्जर सड़कों और गड्ढों से भरे मार्गों को लेकर के उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए इसे आम जनता के साथ अन्याय बताया। विधायक ने कहा है कि लंबे समय से शहर की ज्यादातर सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, जिससे रोजाना हजारों लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अल्मोड़ा नगर की सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, जबकि वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं। विधायक ने कहा कि अगर जल्द ही सड़क को गड्ढा मुक्त कर हॉट मिक्स का कार्य शुरू नहीं किया गया तो फिर वो इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पत्र के माध्यम से हमने 10 काम दिए थे और उसमें मैंने अल्मोड़े शहर की जो आंतरिक मोटर मार्ग हैं उनके हॉट मिक्स के लिए उनसे अनुरोध किया था। और उसके पश्चात हमने शासन में पूरे शहर के मोटर मार्गों के हॉट मिक्स का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है और लगातार 1 महीने से 2 पत्र मैंने प्रांतीय अध्यक्ष के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखित दिया है कि यहाँ पर जब तक हॉट मिक्स नहीं होता है, जो गड्ढे हो रहे हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए और उनको पैचिंग वर्क किया जाए। लेकिन ना विभाग के, ना शासन के, ना सरकार के कान में जू रेंग रही है। और मेरी चेतावनी है कि अगर शीघ्र इसको पैचिंग वर्क नहीं शुरू किया गया तो हम विभाग के खिलाफ धरना देंगे। वहीं देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है, जहां एसएसपी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर करके टीमों की अगुवाई कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सघन चेकिंग, सत्यापन और औचक छापेमारी की जा रही है। होटल, पब और संदिग्ध गतिविधियों पर खास नजर रखते हुए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा और निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है। रात को 11 बजे समस्त पुलिस फोर्स, सभी चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सर्कल अफसर, एसपीज यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज भी ये कवायद आज हमने की थी, जिसमें सभी को अगले दिन के लिए क्या ब्रीफिंग किया जाना है और अभी क्या कार्रवाई होनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया। और आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के मद्देनजर सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। सर, रेस ड्राइव उड़दंग करने वालों के लिए क्या चेतावनी? रेस ड्राइविंग, उड़दंग करने वाले या झगड़ा करने वाले, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस करने वालों के लिए मेरी सख्त चेतावनी है। अगर वो इस तरीके का कहीं पर भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी।
देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत में रानी पोखरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग और झगड़ा कर लोक शांति भंग करने वाले 11 युवकों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं देहरादून के लैंसडाउन चौक पर एक निजी स्कूल बस चालक का स्थानीय दुकानदारों से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और मारपीट में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। डीबीआईटी संस्थान के बस चालक के साथ यह घटना तब हुई जब वो छात्रों को लेने के बाद एक दुकान पर जूस पीने के लिए रुका हुआ था। आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को दिन में करीबन 2:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि लैंसडाउन चौक पे कुछ लोगों के बीच में मारपीट हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो वहां पे पता चला कि गौरव लोधी एक बस ड्राइवर है जो कि डीबीआईटी इंस्टीट्यूट के लिए बस चलाते हैं। ये अपने स्टूडेंट्स को लेने आए थे और बीच में रुक के जूस पी रहे थे। इनका इसी समय कुछ दुकानदारों के साथ कहासुनी हुई। उसके बाद जब ये स्टूडेंट्स को लेकर वापस निकले तो दुकानदारों ने इनको रोका और इनके बीच में फिर से झगड़ा हुआ और मार पिटाई हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और श्री गौरव लोधी जी को हॉस्पिटल भेजा गया। इस पूरे घटना पे पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 2 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं रामनगर में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की पहल अब जमीन पर दिखने लगी है। एग्रीस्टैक योजना के तहत में उत्तराखंड में अंश निर्धारण का कार्य तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी हुई जानकारी अब मोबाइल पर ही उपलब्ध हो सकेगी। बता दें कि योजना के लागू होने से फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी और जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। साथ ही भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से विवादों में कमी आएगी और प्रक्रिया अधिक सरल होगी। ये पहल न केवल किसानों के लिए सुविधा बढ़ाएगी बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाएगी, जिससे कि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो ये योजना है वो एग्रीस्टेक योजना पूरे भारत सरकार ने सभी राज्यों में इसको चलाया है और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं पहले से यहाँ पर अंश निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है और उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे प्रदेश में अंश निर्धारण के कार्य को करवाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत हमारे राजस्व उप निरीक्षक न केवल जनपद नैनीताल बल्कि प्रदेश की सभी तहसीलों में यह कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू के पास अलकनंदा नदी में एक डंपर फंस गया, जिसमें कि सवार 2 युवकों की जान पर खतरा मंडराने लगा। मिली जानकारी के अनुसार डंपर खनन सामग्री लेने के लिए नदी में उतरा था और इसी दौरान अचानक जल विद्युत परियोजना की ओर से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर के कारण नदी पार कर रहा डंपर बीच धार में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और समय पर पहुंची बचाव टीम की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं रुड़की स्थित पिरान कलियार के बेडपुर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों में जमकर के मारपीट हुई, जिसमें कि 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल बकरी के बच्चे को कुत्ते के काटने की घटना से विवाद शुरू हुआ था और कहासुनी बढ़ते बढ़ते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना मिलते ही कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
वहीं ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में एक विदेशी महिला पर्यटक ने संदिग्ध परिस्थितियों में होटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों और थाना पुलिस की मदद से घायल महिला को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की ओर से महिला को मृत घोषित कर दिया और इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के मानसिक रूप से बीमार होने की आशंका जताई गई है। घटना के बारे में पुलिस ने संबंधित दूतावास को सूचित कर दिया है। वहीं देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में पारंपरिक बिस्सू पर्व को लेकर के तैयारियां अपने चरम पर है, जहां 12 अप्रैल से शुरू होने वाला यह पर्व पूरे इलाके में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा है। बिस्सू की शुरुआत फुलियाद पर्व से होती है, जिसे कि वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 3 से 4 दिनों तक चलने वाले इस पारंपरिक त्योहार में जौनसार बावर की समृद्ध संस्कृति की झलक साफ देखने को मिलती है। इस पर्व की एक खास परंपरा बाटा भी है, जिसमें ससुराल गई बेटियों के लिए घर से विशेष पकवान भेजे जाते हैं। वहीं महिलाएं अपने घर आंगन को सजाने में जुटी हुई होती हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र में त्योहार की रौनक और बढ़ जाती है। हम जौनसार के लोग बिस्सू पर्व को बहुत प्रेम से मनाते हैं। साफ सफाई गांव में हर परिवार में, हमारे जो जहाँ पशु पाले जाते हैं, जिसे हम छानी कहते हैं, यहाँ तक कि छानियों की भी साफ सफाई की जाती है। तो एक अपने आप में ये सफाई का उदाहरण तो मिलता ही मिलता है। साथ में इस समय घरों में जो है लाडू पकवान बनेंगे। अभी तो तैयारी चल रही है, साफ सफाई चल रही है, ताकि हम उस बिस्सू पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ, प्रेम के साथ, सहयोग के साथ मना सकें। बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है, जोर शोर से। बिस्सू त्यौहार हमारा मेन त्यौहार है। 4 त्यौहार है, उसमें बिस्सू त्यौहार एक हमारा मेन त्यौहार है। और इस समय गांव की जो सारी महिलाएं हैं वो अपनी साफ सफाई में, घरों की लिपाई, आंगन की लिपाई, अपने छानियों की लिपाई, सब चीज़ में लगी हुई है। और इसके बाद हम लोग जो त्यौहार में पकवान बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाडू विशेष करके बनते हैं, चावल के आटे के बनते हैं, वो उसको भी बनाने में लगी हुई है महिला। जौनसार बावर में बिस्सू पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और आपसी रिश्तों की मजबूत कड़ी है। ढोल दमाऊ की थाप, पारंपरिक रीति रिवाज और बांटा जैसी परंपराएं इस पर्व को खास बनाती है। यही वजह है कि दूर दराज में रहने वाले लोग भी इस मौके पर अपने गांव लौटते हैं और इस लोक पर्व की रौनक को और बढ़ा देते हैं। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, चकराता। वहीं रुड़की की मंगलौर पुलिस ने टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पिछले 3 महीनों में CEIR पोर्टल की मदद से 155 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें से करीब 25 मोबाइल, जिनकी कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है और उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया है। कोतवाली परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि CEIR पोर्टल IMEI नंबर के जरिए मोबाइल को ट्रैक और ब्लॉक करने में मदद करता है। जैसे ही कोई नया सिम फोन में लगाया जाता है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, जिससे कि बरामदगी आसान होती है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। कई लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। SP देहात ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम या फिर चोरी होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पिछले 1 साल से एक CEIR एक पोर्टल है होम मिनिस्ट्री का, जिसको सारी पुलिस, हम सब आम जन तक उसको सर्कुलेट करते हैं। ये वो ऐप है जिसमें अगर किसी शख्स का मोबाइल मिसिंग, चोरी या कुछ भी होता है, उसमें वो उससे मिसिंग हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो इस पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो पोर्टल खुद ब खुद जिस थाना क्षेत्र का वो शख्स रहने वाला है, वहाँ के थाने पे अपलोड हो जाएगा। थाना खुद उसको संपर्क करता है और उस मोबाइल को ट्रेसिंग में लगा देते हैं। अगर मोबाइल पूरा का पूरा कहीं रन होता है,
आज आपने देखा होगा कई ऐसे लोग थे जिनके मोबाइल 9 महीने बाद भी मिले हैं। और पिछले 3 महीनों में थाना मंगलौर ने 155 मोबाइल लौटा दिए, करीब 200 के आसपास मोबाइल इनके यहाँ से मिसिंग है। वहीं अल्मोड़ा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है और इसी क्रम में हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचे शिक्षा सत्याग्रह के संयोजक दीप पांडे ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ा विरोध जताया। दीप पांडे ने कहा है कि निजी स्कूल लगातार फीस बढ़ोतरी, अनावश्यक शुल्क और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आम परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा का क्षेत्र धीरे धीरे व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, जो समाज के लिए चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि फीस संरचना और अन्य शुल्कों पर नियंत्रण स्थापित हो सके। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों और आम जनता से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की, ताकि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जा सके। कि हर साल एनुअल फी या डोनेशन फी के नाम पर पेरेंट से रीएडमिशन फी ली जाती है। बार बार महंगी किताबें, एनसीईआरटी को तो छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी की बातें नहीं करेंगे हम। ये लोग महंगी महंगी रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर वेंडर से खरीदने के लिए बोलते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स का शोषण कर रहे हैं। इनको तनख्वाह देते हैं 40,000 दिखाने को और बाकी 30,000 कैश ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और लंबे स्टे बैक कराते हैं। 1:30 बजे छुट्टी होती है तो 4-5 बजे तक ये लोग रुकाते हैं। साल में 2 बार छुट्टी होती है तो उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बुक सेलर्स के साथ, मतलब बड़े बड़े बुक सेलर्स के साथ ये लोगों ने टाई अप कर रखा है, जिसके कारण छोटे छोटे बुक सेलर्स मार खाए जा रहे हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है प्राइवेट स्कूल द्वारा, इसको बंद करने के लिए हम एक ही मांग करते हैं। एक तो हम मांग करते हैं कि ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनके ऊपर ऑडिट हो, और दूसरा हम मांगते हैं शिक्षा सत्याग्रह में हम जो मांग रहे हैं वो एक एजुकेशन एक्ट, क्योंकि एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है जो अब बिजनेस बन चुका है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस को दरगाह इलाके में संदिग्ध हालात में 2 नाबालिग बच्चे घूमते हुए मिले, जिसके बाद से पुलिस ने दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में लिया और बच्चों की पहचान कर परिजनों के संपर्क किया है, जिसके बाद परिजनों को बच्चे सुरक्षित सौंप दिए गए। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे हल्द्वानी से घर छोड़ करके भाग गए थे। वहीं हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित आर्य नगर में गेट लगाने को लेकर के विवाद फिर भड़क उठा, जहां सोंधी नर्सिंग होम गली में स्थानीय नागरिक के घर के सामने जबरन गेट लगाने का आरोप है। हथियारबंद लोगों की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने गेट लगाने का विरोध किया, जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। ये क्रेन से उठवाना चाहते हैं, उठवा के मार के पुलिस वाले हटवा रहे हैं कि अपनी गाड़ी हटवाओ। मेरी कॉलोनी में गाड़ी खड़ी है, नगर निगम की जगह, कोई आप ले जा लीजिए। ये मेरे घर के बाहर खड़ी है ये गाड़ी मेरी, ये क्रेन। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर काशीपुर के आरटीआई थाने में देखने को मिला, जहां एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह के कुशल निर्देशन में कोतवाली, आईटीआई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 33 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसएसपी सर के द्वारा ड्रग्स का संचय, परिवहन, क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। इसमें से अभियुक्त सचिन कुमार के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन एनडीपीएस के अभियोग पूर्व में पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। उसके आपराधिक इतिहास और दूसरे अभियुक्त सुनील के आपराधिक इतिहास के बारे में सरहदी थानों और जनपदों तथा सीमावर्ती प्रदेश से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
रुड़की स्थित मंगलौर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद किया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में प्रस्तावित मदिरा की दुकान के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां न्याय पंचायत खुर्द-पाताल के घटगढ़ इलाके में दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का ये कहना है कि इससे पहले खुर्द-पाताल और बजून क्षेत्र में भी शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव आया था, जिससे सैकड़ों लोगों ने विरोध किया है। तब आबकारी विभाग ने आश्वासन दिया था कि यहां कोई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। अब ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने अपने वादे को तोड़ते हुए घटगढ़ क्षेत्र में दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। धरना प्रदर्शन कर ग्रामीणों की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर यहां मदिरा की दुकान खोली गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उनसे यही मांगे हैं कि जो ये शराब की दुकान है, पहले ये मंगोली में और जून पे खोली गई, वहां से ये हटा के यहाँ घटगढ़ में, ये एक छोटा सा गांव है, महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये हमारी गांव के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो बजून और मंगोली पे विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसको विरोध के बाद उसको आबकारी विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया और हमें लिखित में ये दिया गया कि न्याय पंचायत खुर्द-पाताल में वाइन शॉप नहीं खुलेगी, जबकि न्याय पंचायत जो हमारी खुर्द-पाताल है उसका सीमांकन कालाढूंगी नहर के पास तक है। और अभी ये बीच में ये सूचना मिली है कि एग्रीमेंट इनका हो चुका है। रात को आप देखिए यहाँ जेसीबी चली हुई है। शराब भट्टी खुलने की जो हमें सूचना मिली है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसी के लिए हमारे यहाँ पर पूरे घटगढ़, हमारी ये ग्राम पंचायत नलनी है, उसके ग्राम घटगढ़ में विरोध चल रहा है कि हम इससे पहले बजून और मंगोली में हमने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय आबकारी विभाग द्वारा हमको ये बताया गया था कि अब जो शराब की दुकान ग्राम खुर्द-पाताल न्याय पंचायत के अंदर नहीं खुलेगी। खड़े हैं कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पे, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं द्वारा यहाँ पर वाइन शॉप खोलना प्रस्तावित हुआ, उसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले भी मंगोली और बजून में दुकानें खोली जा रही थी, जिनका इनके द्वारा आंदोलन किया गया और उसका विरोध किया गया। वो दुकानें वहां ना खोल के अब घटगढ़ ग्राम सेवा के पास खोली जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि यहाँ से जल्द से जल्द हटाई जाए, नहीं तो हमें ऐसे किया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए कालाढूंगी से मैं मनोज पंत। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।